हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ठीक चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी यंत्र का। ठीक, और ये इसका हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वस्तु और प्रतिबिंब और उनके प्रकार। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले वस्तु की कि वस्तु हम किसे कहते हैं, है ना। तो हमें वस्तु पता ही है जो कि वस्तुएं हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं इन्हें हम वस्तु कहते हैं। ठीक है, लेकिन किरण प्रकाशिकी के आधार पर इन वस्तुओं को हम दो श्रेणियों में रखते हैं, चमकदार वस्तुएं और गैर चमकदार वस्तुएं। ठीक है, तो चमकदार वस्तुएं किन्हें हम कहेंगे। ठीक है, तो चमकदार वस्तुएं वो वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चमकदार वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे और विद्युत बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट अगला उसका प्रकार है गैर चमकदार वस्तुएं। तो गैर चमकदार वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे, जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, केवल दूसरे प्रकाश को परावर्तित करती है, उन्हें हम गैर चमकदार वस्तुएं कहते हैं, है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास, जैसे हम स्वयं एक गैर चमकदार वस्तुएं हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड हम देख रहे हैं गैर चमकदार वस्तु है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास इसके हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि इन वस्तुओं को हम और दो श्रेणियों में रखते हैं प्रकाशिकी के आधार पर, वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु हम कब कहेंगे कि यदि ठीक है किसी वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही हो तो इस तरह की वस्तु को ठीक है हम वास्तविक वस्तु कहते हैं। मतलब जिस वस्तु से निकलकर प्रकाश किरणें दर्पण पर जाती हो, ठीक है, या अन्य किसी युक्ति पर जाती हो, तो उसे हम वास्तविक वस्तु कहते हैं। और ठीक है, जिस वस्तु पर हमें प्रकाश किरणें आती हुई मिलते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब कि प्रकाश किरणें इस तरह से आ रही हो कि हमें ऐसा आभास हो कि वो प्रकाश किरणें इस बिंदु पर आकर मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे आभासी वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें हम ग्राफिकली अभी समझेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार की। ठीक है, तो प्रतिबिंब हम किसको कहेंगे या किस बिंदु को कहेंगे, तो प्रकाश किरणें किसी युक्ति से परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है और मिलते हुए प्रतीत होती है, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार से बन सकता है। ठीक है, या तो प्रकाश किरणें ठीक है परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिल रही होगी या मिलते हुए प्रतीत हो रही होगी। तो इस आधार पर हम प्रतिबिंब को और दो श्रेणियों में बांटते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हम कब कहेंगे कि यदि किसी वस्तु से और दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, किसी अन्य युक्ति से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से आकर मिल जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो हमारा होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनने का मतलब कि यदि वस्तु उल्टी है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु सीधी लगी तो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसका और एक और विशेषता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिनेमा हॉल में भी जो हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब बनते हैं, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, इनको हम अभी ग्राफिक रूप से समझेंगे, इनके बाद पहले परिभाषाएं हम देख लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबिंब का दूसरा प्रकार, आभासी प्रतिबिंब। तो यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, ठीक, तो उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमारा
आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब की विशेषता यह है कि वो सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ओके, अब हम इन्हें ग्राफिक रूप से समझते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, तो अब हम इनका ग्राफिक रूप से निरूपण देखते हैं, आभासी वास्तविक वस्तु और प्रतिबिंब का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक वस्तु। ओके, तो वास्तविक वस्तु हम किसे कहेंगे, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश किरणें निकलती है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा यहाँ पे कि कोई दर्पण है, फिर दर्पण के सामने कोई वस्तु बल्ब रखा है या कुछ, ठीक है, बल्ब ही मान लें हम, जिससे प्रकाश किरणें निकल रही, तो इससे निकलती हुई प्रकाश किरणें ऐसे, है ना, उत्पन्न हो रही है और दर्पण पर पहुंच रही, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात ये किरण ऐसे चली जाएगी, ये किरण इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो वस्तु है ना, जिससे प्रकाश किरण स्वयं निकल रही हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, वास्तविक वस्तु, ठीक है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये प्रकाश किरणें, दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें पीछे बढ़ाएं यहाँ पर ऐसे, तो पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश किरणें हमें यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अर्थात कि ये वाली किरण अगर हमारे आंख पर पड़ती है, ओके, तो दर्पण में हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा, ठीक है। मतलब वस्तु यहाँ पर रखी हुई है वास्तविक रूप से, लेकिन परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें यहाँ पर ऐसे परावर्तित होगी और हमारी आंख पर यहाँ पहुँचेगी, तो हमें लगेगा कि ये वस्तु प्रतिबिंब में, दर्पण में यहाँ पर है ना। तो ये उसका कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब, है ना। क्यों आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है। प्रकाश किरणें को हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है। तो ये होगा हमारा वास्तविक वस्तु और आभासी प्रतिबिंब का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आभासी वस्तु, ठीक है। तो आभासी वस्तु कब होगी, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, हमने कोई दर्पण मान लिया और उस दर्पण पर किसी वस्तु से प्रकाश किरणें इस प्रकार आ रही है, मतलब वस्तु कहीं और दूरी पर रखी है, ठीक है, उस पर आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे उस पर आ रही है, ठीक। अब इस वस्तु का परावर्तन होगा और प्रकाश किरण का परावर्तन होगा, ये इधर आएगी, ये वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियम अनुसार परावर्तित होकर इधर आएगी, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें कहीं दूर स्थित वस्तु पर आने वाली प्रकाश किरणें इस तरह से आ रही है दर्पण पर, ठीक है। तो यहाँ परावर्तन के पश्चात, ठीक है, वो वास्तव में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर वो वास्तव में प्रकाश किरणें मिलती है जिस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर बने हुए प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ओके। तो ये एग्जांपल हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का। अब हम देख रहे थे आभासी वस्तु। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाए ऐसे इस तरह से, तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये जो दोनों किरणें हैं कहाँ पर आती मिल रही है, इसे हम कोई बिंदु नाम दे देते हैं, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, मतलब इस प्रकार से आ रही है कि बिंदु ओ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, आपतित किरणें, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब, जहाँ जो वस्तु होगी वो हमारी कौन सी वस्तु पर कार्य करेगी, आभासी वस्तु। मतलब जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आभासी वस्तु। मतलब वस्तु कहीं और रखी हुई है,
वस्तु कहीं और है, लेकिन प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है कि उसका प्रतिबिंब ऐसे बना रही है कि हमको लगेगा कि वस्तु यहाँ पर कहीं होगी, मतलब ये वस्तु है उसके सामने, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब है, तो ये हमारी क्या होगी, आभासी वस्तु का एग्जाम्पल। मतलब वस्तु वास्तविक है, प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, वास्तविक और वस्तु आभासी है, प्रतिबिंब वास्तविक। ओके, तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु होगा, ठीक है। और इन्हीं को हम आभासी प्रतिबिंब और आभासी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इसे और अन्य उदाहरण से भी समझ लें, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो इस बार हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को एक गोलीय दर्पण से बनते हुए दिखाएंगे, ठीक है। अभी गोलीय दर्पण क्या है, किस तरह के होते हैं, इनकी डिटेल हम आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने कहा कि हमारा कोई गोलीय दर्पण है, इस तरह से इसके सामने कोई वस्तु रखी है, ठीक है। ये वस्तु हम दिखा रहे हैं, ए बी नाम दे दिया हमने वस्तु को, ठीक है। और इससे असंख्य किरणें चलेगी, वस्तु से असंख्य किरणें निकलकर दर्पण पर पहुंचेगी। हम प्रतिबिंब बनते हुए बताने के लिए केवल 2 किरणें ले रहे हैं, है ना। तो पहली किरण हमने ली एक ये वाली, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है, जिस नेक्स्ट दूसरी प्रकाश किरण हमने मान लिया कि ये इस प्रकार जाती है दर्पण पर, ओके। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों किरणें इस बिंदु पर आकर मिल गई, है ना। परावर्तन के पश्चात पहली किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ आकर मिली, दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ आकर मिली। तो ये वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब अब कैसे बनेगा, तो किरणें हमने कहाँ से चलते हुए दिखाई है, बिंदु ए से। तो बिंदु ए से चलने वाली किरणें यहाँ मिल रही है, तो यहाँ वस्तु का बिंदु ए बनेगा। फिर इसी तरह से भी बिंदु बनेंगे और यहाँ पर वस्तु का बिंदु बी बनेगा, है ना। तो इससे हमको क्या समझ में आया, वास्तविक प्रतिबिंब का बनना। और हमने इसकी विशेषता कही थी कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है ना। तो यहाँ वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब कैसा है, उसका उल्टा है, ओके। और अगर हम वस्तु को ऐसे रख देते हैं, है ना, इस प्रकार, तो फिर प्रतिबिंब उसका ऐसा बन जाता। मतलब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होने का मतलब यह है कि वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु उल्टी है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, ओके। नेक्स्ट इसी तरह अब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब का बनना, ओके। तो आभासी प्रतिबिंब का बनना, इसको भी हम एक गोलीय दर्पण से, उत्तल दर्पण से दर्शा देते हैं, इसके प्रतिबिंब के बनने को भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक कोई वस्तु मान ली, वस्तु का नाम हमने दे दिया ए बी, हमारा कोई गोलीय उत्तल दर्पण, ठीक है। अब 2 प्रकाश किरणें हम ले रहे हैं, पहली प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो इस दर्पण का आपतित होने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, है ना, इस तरह से परावर्तित होगी। अब इस तरह से क्यों होगी, तो इसके कुछ नियम हो गए जो हम आगे दर्पण वाले स्थितियों में समझेंगे, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है, जो ऐसे आपतित हुई है दर्पण पर, तो जितने कोण पर आपतित हुई है उतने कोण पर ही वो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी दोनों किरणें हो गई। यहाँ पर पहली किरण इस तरह से परावर्तित हो गई, दूसरी किरण इस तरह से परावर्तित हो गई। अब हम क्या देखेंगे कि ये दोनों किरण वास्तविक रूप से कहीं पर भी एक दूसरे को आगे जाके नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, है ना। लेकिन अगर हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, ये किरण इस तरह से, है ना, मतलब अगर ये किरण हमारी पीछे बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर ये किरण हमारी आंख पर आएगी तो हमें वो यहाँ से आती हुई प्रदर्शित होगी, ओके, इस बिंदु से, ठीक। और दूसरी ये वाली किरण, इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, है ना, तो दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये हमें एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगी, है ना।
तो क्या देखा हमने कि वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात इस तरह से परावर्तित हो गई कि हमें कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, इस बिंदु से, मतलब जहां वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद नहीं कर रही, लेकिन पीछे बढ़ाने पे उनको ऐसा आभास हो रहा है कि वो बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, तो हमने यही कहा था इसकी परिभाषा में कि यदि परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से ना मिलते हुए या आभासी रूप से किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, आभासी प्रतिबिंब का। ओके, और इसमें हमने इसकी विशेषता में क्या कहा था कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा है ना, और इसे हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। और उसका उदाहरण भी हमने नहीं दिया था, उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये रहा आपका हमारा प्रतिबिंब का बनना और उनका ग्राफीय निरूपण, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं दर्पण और उसके प्रकार की, ठीक है। तो दर्पण वैसे हमें मालूम ही है कि हम दैनिक जीवन में दर्पण का उपयोग करते ही है ना। तो दर्पण क्या है, उसकी अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण एक वह युक्ति है जिस पर आपतित प्रकाश को वो पूर्ण रूप से कुछ नियमों के अनुसार या नियमित रूप से परावर्तित कर देती है, उस युक्ति को हम कहते हैं दर्पण, ठीक है। अब दर्पण की आकृति के आधार पर, ठीक है, उसको हम तीन प्रकार के कहते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रवलयकार दर्पण, ठीक है। तो अब दर्पण बनाया कैसे जाता है उसको हम थोड़ा सा समझ ले शॉर्ट में। तो दर्पण जो कांच का, ठीक है, बनाया जाता है, जनरली कांच का बनाया जाता है, या किसी पारदर्शी शीट पर, पृष्ठ पर उसके एक सिरे पर कलाई कर दी जाती है ना। कलाई से मतलब किसी कांच के एक पृष्ठ पर चमकदार पदार्थ की पॉलिश कर दी गई हो, कलाई कर दी गई हो, तो उससे वो जो युक्ति वहां बन जाएगी उसको हम दर्पण कहेंगे, क्योंकि दूसरे और तरफ से उससे प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। ओके, तो दर्पण इस तरह से बनाया जाता है, कांच का बनाया जाता है, ठीक है। अब ये कांच की आकृति किसी भी तरह की होती है जनरली, ठीक है, या समतल हो सकता है, गोलीय हो सकता है, या प्रवलयकार हो सकता है। तो उसी के आधार पर हम इनको तीन प्रकार से दर्पण के कहते हैं, है ना। तो समतल दर्पण कैसा होगा, नाम से समझ में आ रहा है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है बेटे और इन्हें हम देखते भी आए हैं, है ना। तो समतल दर्पण मतलब अगर परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ की कैसा हो, समतल, मतलब उसकी आकृति से हमें कोई मतलब नहीं है वो कैसा है, परावर्तक पृष्ठ अगर समतल हो तो ही दर्पण हमारा क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दर्पण हमारा ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। इसकी आकृति अगर हम देखें, जैसे मान लो हमने कहा कि हम कांच का बना रहे हैं, तो हम इसे इस तरह से भी बना सकते थे, है ना। ये कांच हम ऐसा भी ले सकते थे और इधर इसको पॉलिश ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। तो दिखने में तो ये हमको गोलीय दिख रहा है, लेकिन परावर्तक पृष्ठ इसका कैसा है, परावर्तक पृष्ठ समतल है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल ही होगा, समतल दर्पण का। मतलब दर्पण का जो प्रकार है वो परावर्तक पृष्ठ की आकृति पे निर्भर करता है, ना कि उसको बनाए जाने के लिए जो हम उपयोग में ला रहे हैं कांच या कोई अन्य वस्तु, उसकी आकृति पे निर्भर नहीं करता, परावर्तक पृष्ठ की। ओके, तो परावर्तक पृष्ठ अगर समतल हो तो समतल दर्पण कहेंगे हम उसे, ठीक है। दूसरा उपयोग गोलीय दर्पण, तो अगर परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो अभी हम उसे शॉर्ट में समझे, जो फिर गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ बिंदु हम आगे पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले के छोटे छोटे पार्ट कट करके बनाया जाता है। जैसे कांच का हमारा एक छोटा सा खोखला गोला है, इसके इस हिस्से को हमने कट कर दिया, है ना, तो हमारे पास ये हिस्सा हमको यहाँ पे ऐसा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, किसी खोखले गोले। अब इस कांच के गोले के या किसी परावर्तक पारदर्शी पृष्ठ के खोखले गोले के किसी भाग को कट करके हम उस पर पॉलिश कर दें,
है ना, कलई कर दे, तो उससे जो हमारा दर्पण हमें प्राप्त हो जाएगा उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में हम कलई दो तरह से कर सकते हैं, है ना, पॉलिश दोनों तरह से कर सकते हैं। ये जैसे हमने कहा था कि ये हमारा गोले का, ठीक है, भाग है, तो ये गोले का कौन सा भाग है, बाह्य, ओके, और ये गोले का कौन सा भाग है, आंतरिक, ठीक है। तो अगर हम गोले के बाह्य पृष्ठ पर कोटिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक, और परावर्तन कहाँ से होता है, आंतरिक पृष्ठ से, ओके, तो वो जो दर्पण प्राप्त होगा हमें वो हमारा कौन सा होगा, अवतल दर्पण। मतलब खोखले गोलीय दर्पण के आंतरिक पृष्ठ से अगर परावर्तन होता है तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसी का विपरीत कि अगर हम कलई कहाँ पर कर दें, आंतरिक पृष्ठ पर, और परावर्तन कहाँ पर हो रहा हो, बाह्य पृष्ठ से, खोखले गोले के इस वाले पृष्ठ को हम कोटिंग कर दे, इस पे पॉलिश कर दे और परावर्तन इधर से होता, तो इस तरह के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट, अब परवलयाकार दर्पण, मतलब उसकी वक्रता अगर बढ़ा दी जाए, ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता अगर बढ़ा दी जाए, ठीक है, उसको ज्यादा घुमावदार बना दिया जाए या गोला छोटी त्रिज्या वाला ले लिया जाए, ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा दर्पण प्राप्त होगा कोटिंग करने के बाद उस पृष्ठ पर, वो हमारा क्या कहलाएगा, परवलयाकार, ठीक है, और ओके, परवलयाकार दर्पण। और इसकी अपनी कुछ विशेषता होती है परवलयाकार दर्पण की, उसे हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ओके।